अब तक के वीडियो में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, और कुछ हमने एग्जाम्पल दिखे थे कि जब सोल्यूट जो होगा तब क्या आपका सॉल्वेंट होगा, जब गैस होगी ये तो लिक्विड ये होगा, तो किस तरह के कुछ एग्जाम्पल हमने जर्नल बेसिस में किए थे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना आप लोग, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, सॉल्वेंट विल डिसाइड, सॉल्वेंट solvent will decide, solvent will decide the physical state, the physical state of solution, of solution। जो आपका सॉल्वेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगा। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट तीन ही होती हैं, आपको पता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो सॉल्वेंट ही आपका इस बात को डिसाइड कर देता है। सॉल्वेंट का जो भी आपका फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का होता है। देखिए इन्हीं एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिए। जब सॉल्वेंट हमारा गैस था तो सॉल्यूशन कैसा था, गैसियस था। जब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड आया तो सॉल्यूशन कैसा बना, लिक्विड बना। जब सॉल्वेंट हमारा सॉलिड आया तो लिक्विड कैसा बना, सॉल्यूशन कैसा बना, सॉलिड बना। जब हमारा सॉल्वेंट गैस आया तो सॉल्यूशन क्या बना, गैस बना। मतलब जब जब भी हमने सॉल्यूशन की जो स्टेट ली वही आपका जो हमने सॉल्वेंट की स्टेट को माना। जब जब हमारा सॉल्वेंट ने अपनी स्टेट बताया तब तब सॉल्यूशन उसी स्टेट में गया। सॉल्वेंट को रिलेशन डायरेक्ट सॉल्यूशन के फेज से कर देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं कि सॉल्यूट किस फेज में, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये तो रही सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा आपको ना तो सॉल्यूशन में जानकारी होनी चाहिए ना आपको कोई आवश्यकता होगी इससे ज़्यादा। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है सॉल्यूशन के विषय में, और इससे कम भी जानकारी आपके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, इसमें उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूशन को अब तक अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहा भी होगा किसी अन्य जगह से तो अब पूरी तरह से आपको सॉल्यूशन कंफर्म हो गया होगा। सॉल्यूशन है क्या, कैसे बनता है, एक्वस सॉल्यूशन की क्या मीनिंग है, बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इन चीज़ों को अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर चालू करूंगा तो उसको पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप डालिए पार्ट 1। अब यहाँ से आपका एक्चुअल चैप्टर चालू हो रहा है, पार्ट 1 डालिए। क्या डालिए आप लोग, पार्ट 1। और इसमें हमको जो पढ़ना है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। पढ़ना हमको कंसंट्रेटेड टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है। किनको पढ़ना भैया, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है। ठीक भैया, किनको पढ़ना है, हमको कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इस चैप्टर को थोड़ा मैं आपको सेटअप करके बताता हूँ। तो कंसंट्रेशन टर्म को आपको पढ़ना है तो सबसे पहली चीज तो इसमें जहाँ पे आ रहा है कंसंट्रेशन, सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, क्योंकि टर्म तो बाद में आएगा, पहला कंसंट्रेशन ही आपको पता हो कि कंसंट्रेशन है क्या चीज। तो देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपका सोल्यूट दिया होगा, कोई भी सोल्यूट कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है, किसी की ग्राम क्वांटिटी कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सी इक्वल टू फार्मूला लिखता हूं, जो भी आपको गिवन मास हो, क्या लिखेंगे भैया, गिवन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्या लिख देंगे भैया, वॉल्यूम। अगर आपने मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया तो जो टर्म बनती है उस टर्म को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कंसंट्रेशन। या इसी को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का दिया होगा और उसी का जो वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो भैया, उसी का जो वॉल्यूम दिया हो, मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो जो उसका आपको वॉल्यूम दिया गया हो, मास दिया गया हो, उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो जो टर्म बनेगी उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है रेशियो किसका, उसके मास का और उसी सब्सटेंस के वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब हम चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म में, किसमें चलते हैं भैया, कंसंट्रेशन टर्म में चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म में चलते हैं। तो आपको मैं इनको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। कितने भागों में डिवाइड करूंगा, इसको बोलूंगा ग्रुप ए, क्या बोलूंगा, ग्रुप ए इनको बोलूंगा, और इनको बोलूंगा मैं ग्रुप बी।
इनको क्या बोलूंगा भैया, मैं इनको बोलूंगा ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमको वो क्वांटिटी पढ़ना है जो वैल्यूम रिलेटेड होती हैं। जो क्या होती है भैया, वैल्यूम रिलेटेड होती हैं, उन क्वांटिटियों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्रुप ए में आपको वो चीज़ें पढ़ना है जो वैल्यूम रिलेटेड होती हैं। जो क्या होती हैं, वैल्यूम। ग्रुप ए में देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपके कन्फ्यूज ना हो। वैल्यूम रिलेटेड, वैल्यूम रिलेटेड पढ़ना है हमको ग्रुप ए में। जो चीज़ वैल्यूम पे रिलेट होगी, मतलब वैल्यूम पे डिपेंड करेगी, वो आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं टेम्परेचर, क्या बोलते हैं भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। ये तो आपका ग्रुप ए की बात हो गई। किसकी बात हो गई, ग्रुप ए। ग्रुप ए में हमें वो क्वांटिटी पढ़ना है जिनमें वैल्यूम आता है, जिनमें वैल्यूम शब्द का यूज होगा। उन क्वांटिटियों को ग्रुप ए में रखना है जिनका वैल्यूम टर्म का यूज होगा, और जिन पे भी वैल्यूम आपका आएगा, वो सारे कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वैल्यूम आता है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ये बताया। और अगला हमको पढ़ना होता है मास रिलेटेड। किससे रिलेटेड भैया, मास से, जिसमें हमें वैल्यूम नहीं आएगा। अगला पढ़ते हैं मास रिलेटेड। जिस भी टर्म में आपका वैल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा भैया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको इतना पता चला कि कंसंट्रेशन टर्म हमको दो तरह से, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक पढ़ना ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में उन चीज़ों को पढ़ना है जिन टर्म में, जिन कंसंट्रेशन टर्म में वैल्यूम आता है। अगर वैल्यूम आया तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करने को। ग्रुप बी में वो पढ़ना है जिनमें वैल्यूम नहीं आता है, मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो टोटल 8 क्वांटिटी हमको सिलेबस में दी गई हैं। कितनी क्वांटिटी दी गई है भैया, 8। मैं लिखता हूँ, आप उनको देखिएगा, ठीक है। 8 क्वांटिटी में लिख के आपको देता हूं। तो जो आपकी वैल्यूम रिलेटेड है, सबसे पहले पढ़ना होता है परसेंटेज W बाई वी। क्या पढ़ते हैं भैया, परसेंटेज W बाई वी, या इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम बोलते हैं। परसेंटेज W बाई वी, या इसको हम लोग पढ़ते क्या है, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम पढ़ते हैं। दूसरा हमको इसमें पढ़ना है परसेंटेज V बाई वी। क्या पढ़ना है भैया, परसेंटेज V बाई वी, इसको पढ़ते हैं परसेंटेज बाई वैल्यूम। क्या पढ़ते हैं भैया, परसेंटेज बाई वैल्यूम, इसको पढ़ते हैं। तीसरी क्वांटिटी इसमें हमको पढ़नी होती है मोलरिटी। क्या पढ़ना होता है भैया, मोलरिटी, मोलरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथी क्वांटिटी इसमें आपको पढ़ना है नॉर्मलिटी। क्या पढ़ना है भैया, नॉर्मलिटी पढ़ना है। चौथी जो क्वांटिटी आपको इसमें पढ़ना है वो है नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, फिर एक बार इनको समझाता हूँ। इधर हमको पढ़ना है परसेंटेज W बाई W, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट भी इसी को बोलते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है भैया, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, जिसको हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, जाई से। ये साइन होता है जाई का। ठीक, तीसरी चीज हमको इसमें पढ़ना है पीपीएम। क्या पढ़ना होता है भैया, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। और चौथे में आपको पढ़ना मोलल्टी। क्या पढ़ना है भैया, मोलल्टी, मोलल्टी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 चीजें हमको पढ़ना है। कितनी चीजें हमको पढ़ना है, 4 चीजें पढ़ना है। ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन टर्म में हमको टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है। कितनी कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है, 8 कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़नी है, जिनमें से मैंने उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जिनसे ऐसा आपको बुकों में नहीं दिया गया कि 2 ग्रुप में डिवाइड करना, केवल उसमें दिया गया है कंसंट्रेशन पर। आपको आसानी हो समझने में और सवाल को समझने में, और ये चीज़ें क्या हैं इनको अलग अलग डिफाइन करने में, इसलिए मैंने इनको 2 कैटेगरी में बांटा। पहला उन क्वांटिटियों को अलग किया जो हमारे वैल्यूम, वो सारी क्वांटिटी जिनमें वैल्यूम आता है, वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें हमारा वैल्यूम का यूज होता है उनको अलग किया। और वो सारी क्वांटिटी जिनमें वैल्यूम का यूज नहीं होता है उनको मैंने अलग किया। जिन क्वांटिटियों में वैल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती हैं, जिन क्वांटिटियों पे वैल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। इतनी बात हुई। तो मैंने बताया कि 4 ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो वैल्यूम पे डिपेंड होती हैं। देखिए, यहाँ वैल्यूम आया, यहाँ वैल्यूम आया, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के फार्मूले में भी वैल्यूम आता है। वो जब लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला होता है परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम, दूसरा होता है परसेंटेज बाई वैल्यूम, तीसरा होता है मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं।
चौथा होता है नॉर्मलिटी, जिसको इस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला होता है मास रिलेटेड या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है परसेंटेज बाई मास, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, या परसेंटेज बाई वेट भी बोल सकते हैं। दूसरी टर्म पढ़ना है आपको मोल फ्रैक्शन, जिसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जाई या चाई। जाई पढ़ते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसी को चाई भी पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा टर्म आपको पढ़ना है पीपीएम, जिसको हम लोग पार्ट पर मिलियन कहते हैं। और चौथा टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है मोलरिटी। मोलल्टी क्या पढ़ना है? चौथा टर्म पढ़ना है मोलल्टी। ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और मुझे उम्मीद है कि पता होगी कि वैल्यूम होता है सॉल्यूशन का। किसका वैल्यूम होता है भैया? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जो भी वैल्यूम होता है वो वैल्यूम होता है वैल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। किसका वैल्यूम होता है भैया? जो भी आपके सॉल्यूशन का टोटल वैल्यूम आता है, जो भी हमारे सॉल्यूशन का टोटल वैल्यूम आता है, वो हमारे पास वैल्यूम होता है सोल्यूट प्लस वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का। वो वैल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है और प्लस वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक। इसमें अब तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसंट्रेशन टर्म क्या है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन टर्म में हमको पढ़ना क्या क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। कौन सी क्वांटिटी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो आपके सोल्यूट का वैल्यूम प्लस सॉल्वेंट के वैल्यूम के सम के बराबर होता है। इतनी चीजें आपको अब तक कंफर्म हो गई होंगी। ठीक। अब अगली चीज जो आपको पढ़ना है उसका नाम है मास परसेंटेज। अगली जो चीज आपको पढ़ना है उसका क्या है? मास परसेंटेज, या हम बोलते हैं उसको परसेंटेज बाई मास, या फिर उसको बोलेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। सबसे पहले देखो, मैंने बताया कि आपकी कंसंट्रेशन टर्म कितनी होती हैं, फिर आपको ग्रुप ए ग्रुप बी में बताया, उसको डिवाइड किया। तो अब आपको ग्रुप ए का पहला जो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्रुप बी में लिखा था, ग्रुप बी का जो पहला परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा था, तो उसकी बात हम करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, उसको हम लोग मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं, या परसेंटेज बाई मास बोल सकते हैं, या परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बोल सकते हैं। इसका केवल इतना मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट आपका प्रेजेंट है या कितने ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई मास बोलते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितने ग्राम, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, कितने ग्राम उसमें सोल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसी को मैंने डिफिनीशन में भी लिख दिया, पढ़ लें ध्यान से। द मास परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस, द मास परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सब्सटेंसेस पर 100 ग्राम ऑफ देयर सॉल्यूशन। किसी भी चीज का अगर हमको मास परसेंटेज चाहिए, किसी भी चीज का अगर हमको मास परसेंटेज निकालना है, तो आप देख लीजिए कि उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो कितना है, वही उसका मास परसेंटेज होगा। फार्मूला इसका क्या होता है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जो ऊपर वाला डब्ल्यू है, इसको हम बोलते हैं जिस चीज का आपको मास परसेंटेज निकालना है। सोल्यूट का निकालना है तो ऊपर का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट का निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। जिस भी चीज का आपको परसेंटेज बाई मास निकालना है या बाई मास निकालना है, जिस भी चीज का आपको परसेंटेज बाई मास निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, उसका मास ऊपर रख दीजिए। जिसका भी आपको क्या निकालना है भैया, परसेंटेज ऑफ मास निकालना है, उसको आप ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मैंने यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट इसलिए लिखा है क्योंकि मैक्सिमम सवाल में परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोल्यूट ही निकालना होता है। यहाँ पे सोल्यूट की जगह आपको ना लिखना हो सोल्यूट, तो आप लिख सकते हैं सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट कह रहा है सब्सटेंसेस, जिसका भी परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पूछेगा उसका आपको वेट ऊपर लिख देना है और नीचे आपको टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना और 100 का मल्टीप्लाई कर देना। ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मास परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने पहले ही लाइन पे आज के वीडियो स्टार्टिंग के समय ही बता दिया था कि वो सारी क्वांटिटी जिसमें वैल्यूम नहीं आएगा, वो सारी क्वांटिटी जिसमें वैल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होगी। तो क्या इसमें कहीं वैल्यूम शब्द आया है? नहीं आया। इसका मतलब इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होगा, या इसके टेम्परेचर को बदलने, कम या ज़्यादा, हाई या लो करने पे इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये जितना ही होगा परसेंटेज बाई परसेंटेज, परसेंटेज बाई वेट बाई मास, वो उतना ही रहेगा। आगे अगली चीज लिखी है, अगर हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, क्या निकालना हो भैया? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है?
तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब आप वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट दिया है, तो सोल्यूट निकाल लेंगे, मतलब दो क्वांटिटी दी है, तो क्या यहाँ से तीसरी आप निकाल सकते हैं आसानी से। देख, अब देखिए इसकी मीनिंग को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपको कहीं पे लिख के दे दिया कि 5% बाई मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। उसने लिख दिया कि आपका जो एक सोल्यूशन है शुगर का, किसका सोल्यूशन है? शुगर का। शुगर को हमने वाटर में डाला तो सोल्यूशन जो है परसेंटेज डब्ल्यू बाई जो डब्ल्यू है वो शुगर का जो है, किसका भैया? शुगर का। वो आया 5, कितना आया? 5%। तो इसका मतलब ये है इस 5% का कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, इसका क्या मतलब है? इस 5% का मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए शुगर लिखा है, तो जो क्वांटिटी यहाँ लिखी हो, जितना परसेंटेज है, इसका मतलब वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में उतने परसेंट है या उतने ग्राम है। तो इस परसेंटेज 5% बाई मास का मतलब क्या है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ये किसका दिया है भैया? शुगर का दिया है। तो ये इसको लिख देंगे कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, ना कि वाटर में, 100 ग्राम सोल्यूशन में आपके पास या हमारे पास 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। इस टर्म का केवल इतना सा मतलब है, 5% बाई मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर का ये मतलब है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे साफ साफ मैं लिख देता हूं कि मीन्स ये जो 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका मीन्स क्या है? मीन्स डेट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर। इस 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का क्या मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। इस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का केवल इतना सा मतलब है हमारे लिए। ठीक, इसके बाद आगे चलता हूं, थोड़ा सी चीजें और आपको डिफाइन करता हूं। एक बार और इसको हम देखते हैं सही से। मान लो अब हमको उसने दिया है 10% ग्लूकोज। क्या दिया है भैया? 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर। क्या दिया है भैया? एक 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, किसके साथ भैया? वाटर के साथ। तो इसका क्या मतलब है? देखिए इसको भी आप कैसे लिखेंगे? इट मीन्स, इसका मतलब ये उसने दे दिया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो है किसका भैया? ग्लूकोज का वो 10 है। कितना है भैया? 10% है। सवाल में तो यही दिया है ना, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर। वाटर के साथ जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है वो 10% है। मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो है ग्लूकोज का कितना है? 10। इसका मतलब क्या हो गया कि 100% सोल्यूशन में, इसका मतलब इतना सा है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट है, ये इसका मतलब है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, दैट मीन्स that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water, resulting in a 100 gram of solution। वही जो ऊपर लिखा है यहाँ वही चीज लिखी गई है। उसने बोला है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने 100 ग्राम वो 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, जिससे हमारा 100 ग्राम का सोल्यूशन निकला। मतलब वही है कि आउट ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम शुगर है। मैं यहाँ लिख दिया कि 90 ग्राम जो वाटर है, क्योंकि जिस दिन 90 ग्राम वाटर और 10 ग्राम आप लोग ग्लूकोज मिलाएंगे, क्या वो 100 ग्राम ही होगा? तो वही चीज लिखिए कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है, या आप बोल दीजिए कि 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स किया गया है। अब जितने भी हमारे पास बेसिक, देखिए आपको अब तक परसेंटेज, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू समझ में आया क्या चीज है? इसका केवल इतना सा मतलब है कि कोई भी चीज
100 ग्राम सॉल्यूशन में जिस भी चीज का आपसे परसेंटेज बाई मास निकालना है वो कितना प्रेजेंट है, आउट ऑफ 100 देखना है। फार्मूला क्या हो गया, मास ऑफ अ सब्सटेंस, जिसका आपको परसेंटेज बाई मास निकालना हो उसका मास ऊपर रख दीजिए, नीचे आप उस टोटल सॉल्यूशन का मास रख दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, फिर मैंने बताया कि जो मास परसेंटेज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो अब आपके समझ में आ जाए क्यों है, क्योंकि इसमें वैल्यूम नहीं है। मैंने पहले ही टर्म बता दिया, तो वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वैल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, इसमें भी कोई वो नहीं। अगली चीज है वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो होगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट से के बराबर होगा। आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अगर केवल उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट ही होता है तो दोनों का जो वेट होगा क्या वो वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आ गया। अब मैंने आपको इसके बाद कहा कि कुछ जर्नल टर्म आप लिखना समझिए। जैसे उसने कल के दिन हमें सोल्यूशन लिख दिया कि 5% बाई मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। इसका मीनिंग ये है कि 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम हमारे पास शुगर है, या फिर बोल सकते हैं कि 95 ग्राम वाटर में 5 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स किया गया है, शुगर को मिक्स किया गया है। अगला बोला है 10% ग्लूकोज ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, या दूसरी शब्दों में बोले तो 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज को मिलाकर 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इस चीज से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इसके कैसे हैं, देखिए बहुत आसान होते हैं, बस आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना आना चाहिए। जो दिया है सबसे पहले उसको लिखिए आप लोग। दिया है 10 ग्राम सुक्रोज, तो मैं यहां लिखता हूं वेट ऑफ सुक्रोज। क्या लिखेंगे भैया, वेट ऑफ सुक्रोज। कितना दिया है हमको, 10 ग्राम दिया है, तो आपने भी 10 ग्राम रख लिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसमें इस चीज को लिखने में कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज डिजॉल्वेड इन 100 ग्राम वाटर, बोला है कि 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया। इसका मतलब वाटर का इसने वेट दिया है, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर हमको दिया गया है 100 ग्राम। तो जिस दिन 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सुक्रोज मिलाओगे तो क्या आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम बात करें किसकी बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप उसको ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सुक्रोज प्लस वेट ऑफ वाटर, ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या आप यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया कि 10 ग्राम सुक्रोज है और 100 ग्राम वाटर है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 110। कितना आ गया भैया, 110 आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 110। आगे बोला है फाइंड वेट बाई वेट परसेंट, मतलब उसने कहा है आपको बताना है परसेंटेज W बाई W। अब इस सॉल्यूशन, इसमें देखिए क्वेश्चन में उसने ये नहीं हमको बताया कि जो परसेंटेज बाई वो वेट बाई वेट परसेंट निकालना है, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है, वो सोल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है। जब तक सवाल में हमको सोल्यूट या सॉल्वेंट की बात नहीं करेगा तो आप समझिएगा कि हमको हमेशा सोल्यूट का निकालना है। जब भी हमें सॉल्यूशन में ये ना बताए कि हमको जो परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है वो किस चीज का निकालना है, तो आप ये मान के चलेंगे कि जो हमको परसेंटेज उसने पूछा है वो हमें किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। तो ये आप मान के चलेंगे कि जो हमको परसेंटेज निकालना है वो किसका निकालना है, सोल्यूट का। तो इस सवाल में देखिए कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि हमको सोल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि हमको जो परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है वो किसका निकालना है, सोल्यूट का। सोल्यूट के लिए मैंने पहले बताया था, सोल्यूट वो होता है जो सोल्यूशन में स्मॉलर क्वांटिटी पे होते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक है सुक्रोज और एक वाटर, ये मिलके हमारा सोल्यूशन बन रहा है। तो क्या इसमें सबसे कम जो वेट है वो सुक्रोज का है, तो अगर आपको परसेंटेज W बाई W लगाना है तो किसका निकालेंगे आप लोग, सुक्रोज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे भैया, सुक्रोज का निकालेंगे। तो आप लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, परसेंटेज W बाई W क्या होता है, वेट ऑफ सुक्रोज, यही लगेगा, डिवाइड बाई आप क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कर देंगे भैया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, और जो आंसर आएगा उसी को लिख देंगे। अब आपको सारी वैल्यू तो पता ही है, रख देते हैं भैया। आपको पता है वेट ऑफ सुक्रोज आपके पास 10 ग्राम है,
वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका 110 है इंटू 100, क्या ऐसा आएगा? वो 0 से 0 कट जाए, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा 110 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 11, कितना बनेगा भैया? 100 डिवाइड बाई 11 बनेगा। कितना बनेगा? 100 डिवाइड बाई 11 बनेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.09%। कितना आएगा? तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं परसेंटेज W/W सुक्रोज का कितना आ गया आपके पास? 9.09%। शायद यही पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिए इस सवाल को, कोई इस पे ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी है, बहुत ही इजी वे पे मैंने इसको सॉल्व किया है और आपको स्टेप वाइज स्टेप ही चलना है जैसे मैंने आपको बताया है। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। उन्होंने बोला है कि 10 ग्राम सुक्रोज को डिजॉल्व किया गया 100 ग्राम वाटर में, तो मैंने लिख लिया वेट ऑफ सुक्रोज 10 ग्राम, वेट ऑफ वाटर 100 ग्राम। जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या ये टोटल एक सोल्यूशन बनाएगा जिसका वेट 110 होगा? ठीक। अगर हमसे पूछा जाए परसेंटेज W/W ऑफ सुक्रोज, क्या पूछा जाए? परसेंटेज W/W ऑफ सुक्रोज, तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। यही तो होता है परसेंटेज बाई परसेंटेज का फार्मूला इंटू 100। अब यहाँ पे मैंने सुक्रोज का क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमको बोला नहीं कि जो परसेंटेज W/W निकालना है वो किसका निकालना है। तो हम अगर ऐसा केस आ जाए कि वो नहीं बोल रहा है कि परसेंटेज W/W किसका निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि वो सोल्यूट की बात कर रहा है। अब सोल्यूट की बात आ गई तो हमको ये पता हो कि सोल्यूट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो उसी को हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू रख दी और पुट किया, यहाँ से आपका आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये लास्ट सवाल होगा आज का, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कराए जाएंगे। बोला है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl, तो मैं लिख लेता हूँ वेट ऑफ NaCl इक्वल टू, बोला हमको 10 ग्राम। कितना बोला भैया? 10 ग्राम। ठीक। फिर उन्होंने बोला है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, उन्होंने क्या दे दिया है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है और उसको बोल दिया 100 ml। कितना बोल दिया भैया? 100 ml बोल दिया है। फाइंड वेट बाई वेट परसेंट, आपसे कहा है आप बता दीजिए परसेंटेज W/W किसका है। देखिए कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे किसका बताना है हमको? सोल्यूट का बताना है। किसका बताना है? सोल्यूट का बताना है। ठीक। इसके बाद बोला है इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतने, यहां से हमको डेंसिटी दी है, किसकी दी है भैया? सोल्यूशन की। सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो हमको इन्होंने दे दी है। कितनी दे दी है? उन्होंने कहा 1.2 ग्राम पर ml है। अब हमसे परसेंटेज W/W पूछा, हमको पता है परसेंटेज W/W का क्या फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए मैं लिखता हूं, आपको पता है कि परसेंटेज W/W का फार्मूला होता है, जिसका निकालना हो तो यहाँ नहीं बोला तो हम किसका निकालेंगे? हम निकालेंगे सोल्यूट का। किसका निकालेंगे भैया? सोल्यूट का। तो सोल्यूट यहाँ पे क्या है? NaCl है, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी में वही 10 ग्राम है। अगर सोल्यूशन आपके पास ये है तो 10 मान लिया NaCl हमारा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? वेट ऑफ NaCl। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही होगा। अब देखिए वेट ऑफ NaCl पता है, वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं पता। अगर कहीं से हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लें तो क्या आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से? तो देखिए हमको डेंसिटी दी है किसकी? सोल्यूशन की। ध्यान देखिए मैं इतनी जगह आपको छोड़ दे रहा हूँ इस सवाल को दोबारा के लिए। हमको डेंसिटी दी है, कितनी दी है भैया? सोल्यूशन की। वो आपको बोला है इन्होंने 1.2 ग्राम पर ml। इसके बाद हमें डेंसिटी का फार्मूला खोल देते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, मास को ग्राम में रखते हैं, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन ml लीटर कह रहा हूं। तो डेंसिटी जो पता है आपको, आप डेंसिटी की जगह उसी को रख दीजिए। डेंसिटी आपको कितना पता है? 1.2 पता है। कितना पता है? 1.2 रख दिया। मास ही हमको पता करना है, मास को रख दिया यहाँ इन ग्राम में और नीचे रख दिया वॉल्यूम 100 ग्राम दिया है, 100 ml दिया है। तो क्या यहाँ से मास इन ग्राम में आ जाएगा? सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा कितना? 120 ग्राम, क्योंकि आपने जो डेंसिटी यहाँ यूज की है किसकी यूज की है? सोल्यूशन के। तो जो मास आएगा वो भी किसका आएगा? सोल्यूशन का ही है। सोल्यूशन का मास आपको पता चल गया कितना है? 120 ग्राम है। कितना है भैया? 120 ग्राम। अब देखिए
हमको पता है कि जो NaCl है उसका वेट 10 है, जो सोल्यूशन है उसका वेट 120 है इंटू 100। क्या जीरो जीरो खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे बचेगा 100 डिवाइड बाई 12। कितना बचेगा भैया 100 डिवाइड बाई 12। जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 8.3%। कितना आ जाएगा भैया 8.3%। तो परसेंटेज W/W कितना आ गया हमारे पास NaCl का, तो वो आ गया हमारे पास 8.3%। कितना आ गया भैया 8.3% आ गया। इस सवाल को भी आप देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ डेंसिटी का यूज हुआ, तो डेंसिटी निकालना आपको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही समझाया गया होगा। डेंसिटी से मास कैसे निकालते हैं, मास से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सब वहाँ सिखाया जाता है।